हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब परिवार वाला में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र में हमने ग्रंथियों वाले पोर्शन को पढ़ लिया था। ग्रंथियों वाले पोर्शन को पढ़ लिया था। आज अपन को पढ़ना है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन कैसे होता है और कहाँ कहाँ पर भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन जी मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सर्वप्रथम जब हम भोजन को खाते हैं तो भोजन का पाचन 3 जगह होता है। चलिए, पहले मुख में, फिर आमाशय में और छोटी आंत में। कहाँ पर? 3 जगह है, मुख, आमाशय और छोटी आंत। तो मुख में है जी भोजन का पाचन, लार ग्रंथियों के स्त्राव द्वारा होता है। मुख में क्या होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, उनकी द्वारा जो सिक्रेशन होता है उससे भोजन का पाचन स्टार्ट होता है और मुख गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में हो गया लार ग्रंथियों के स्त्राव से। आमाशय है, आमाशय में भोजन जठर ग्रंथियों के स्त्राव से होता है आमाशय में। और छोटी आंत में यकृत, अग्नाशय और आंतीय ग्रंथियों से एंजाइम आते हैं, रस आते हैं, इनके द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखना है सर्वप्रथम मुख में। तो मुख में है क्या होते हैं? लार होते हैं। लार में क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में क्या क्या है? जल है और एंजाइम है। लार में कम से कम 99% जल है और बाकी एंजाइम है। तो लार का पीएच कितना होता है? लार का पीएच है 6.8, यानी थोड़ी अम्लीय प्रकृति है इसकी। ठीक है, हम प्रतिदिन लगभग 1500 ml या 1.5 लीटर लार का स्त्राव करते हैं। कितनी? 1500 ml या 1.5 लीटर, 1.5 लीटर लार का स्त्राव करते हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम है लार एमाइलेज, या इसी को बोलते हैं टाइलिन। लार एमाइलेज अथवा टाइलिन ये क्या करता है? मेनली स्टार्च का पाचन करता है। जो अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जैसे रोटी चावल, तो इसका पाचन है जी मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लार एमाइलेज के द्वारा। तो जैसे स्टार्च है, अपन ने खाना खाया उसमें स्टार्च है, तो स्टार्च है जी एमाइलेज अथवा टाइलिन की उपस्थिति में, जो एक ही नाम है दोनों, इनकी उपस्थिति में किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। तो माल्टोज है जी ग्लूकोज के 2 अणु है, या द्विशर्करा है माल्टोज। तो इसमें 2 ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? मुख गुहा में। लगभग 30% स्टार्च का पाचन कहाँ पर होता है? मुख गुहा में। हमारी मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन है जी मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। लगभग 30% भोजन का पाचन है, स्टार्च का पाचन कहाँ पर? मुख गुहा में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। एक जी है और एक जी है। दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। इसका कार्य क्या है? जो भोजन के साथ आए जीवाणु, बैक्टीरिया, इनको नष्ट करता है, तो जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, हमने देखा है मुख, मुख में क्या है? लार है। तो मुख गुहा से हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख में एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्रतिदिन लगभग 1500 ml है लार का सिक्रेशन होता है। कभी कभी तो हमें अपना मनपसंद भोजन मिल जाता है, तब भी बोलते हैं मुंह में लार आ गई। वो एंजाइम सिक्रेशन हो जाती है। अपन मन में सोचते हैं अपने मनपसंद भोजन को, तब भी ये एंजाइम है जी निकलने लगते हैं। तो 2 एंजाइम है, एक है लार एमाइलेज अथवा टाइलिन, जो स्टार्च का पाचन करता है। लगभग 30% स्टार्च है जी मुख गुहा में इसका पाचन हो जाता है। और लाइसोजाइम है ये जीवाणु को मारता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। और एक चीज और अपन जब भोजन है जी लार में मिल जाता है या एंजाइमों में मिल जाता है, इसके बाद जो ग्रसिका के माध्यम से आहार नाल के माध्यम से आमाशय में जाता है, इस भोजन को क्या कहते हैं? इसे बोलस कहते हैं। तो अब जी भोजन है बोलस है। तो बोलस क्या है? जो मुख्य गुहा में भोजन है जो लार में मिल जाता है, वो जब आमाशय में जाता है, आहार नाल के माध्यम से आमाशय में जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, इसे हम मुख्य गुहा में पचित भोजन को बोलस कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इसके बाद जहां जो भी अंदर भोजन जाएगा उसे बुलस बोलेंगे। आमाशय में अब क्या पहुंचा है, बुलस भुजा, यानी जो मुख्य गुहा में पचित भोजन है उसे बुलस कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। चलिए दोस्तों, जब अपन मुख में भोजन को चबाते हैं और जब उसे निगलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब ये बोलस है, ये कहाँ पर पहुंच गया, आमाशय में पहुंच गया। तो बोलस आमाशय आमाशय में पहुंच गया। आमाशय में क्या होती है, जठर ग्रंथियां। आमाशय में है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां किसका, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है म्यूकस ग्रवा कोशिकाएं, एक है पेप्टिक कोशिका, इसी का नाम है चीफ कोशिकाएं अथवा जाइमोजन कोशिकाएं, इसी को मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसके नाम है पेप्टिक कोशिकाएं या चीफ कोशिकाएं, जाइमोजन कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं, और एक है भित्तीय कोशिकाएं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, पेराइटल सेल्स अथवा ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। म्यूकस की गिरवा कोशिका है, जी किसका, श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। श्लेष्मा का स्त्राव या सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो म्यूकस की गिरवा कोशिका है जो श्लेष्मा अथवा म्यूकस का स्त्राव करती हैं। पेप्टिक कोशिकाएं किसका स्त्राव करती हैं, जी है पेप्सिनोजन। वयस्क में, एक एडल्ट में पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं और बच्चों में प्रोरेनिन का स्त्राव करती हैं। पेप्टिक कोशिकाएं बच्चों में करती हैं प्रोरेनिन का, और भित्तीय कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक सेल है जो HCl का स्त्राव करती हैं। HCl हाईली एसिडिक होता है। पीएच, इसकी पीएच वैल्यू है 1.8 से 2.4। और नेज कारक, एक होता है नेज कारक, जी विटामिन B12 का अवशोषण करता है। नेज कारक किसका अवशोषण करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करता है। तो आमाशय की अम्लीय प्रकृति के कारण, अधिक अम्लीय प्रकृति को कौन रोकता है, उससे तो आमाशय की कोशिकाएं है वो खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है। तो श्लेष्मा है जी आमाशय की जी HCl की पीएच प्रकृति को कम करता है या उससे सुरक्षा करता है। श्लेष्मा कोशिका है जी आमाशय की भित्तियों में पाई जाती हैं, जो HCl के दुष्प्रभाव से आमाशय की रक्षा करती है। ठीक है, और ये हो गया HCl को नेज कारक, ये विटामिन B12 का अवशोषण करता है। कभी कभी ये चलो लिख लेते हैं, HCl के दुष्प्रभाव से आमाशय की क्या करती है, रक्षा करती है। HCl की दुष्प्रभाव से आमाशय की रक्षा करते हैं। और कभी जब श्लेष्मा जी कम, श्लेष्मा का स्त्राव होता है तो श्लेष्मा की कम सिक्रेशन से, श्लेष्मा के कम स्त्राव से आमाशय में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। इसका कम स्त्राव कब होता है, जब हम अत्यधिक तीखा भोजन करते हैं या दारू पीते हैं, तो उस वजह से जो श्लेष्मा है या म्यूकस, इसका कम स्त्राव होता है। इस वजह से हमारे आमाशय में छाले पड़ जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग दारू पीते हैं उनके आमाशय में छाले पड़ गए। ठीक है, तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि श्लेष्मा का कम स्त्राव होता है और HCl है, HCl की वजह से आमाशय की दीवारें उसमें छाले पड़ जाते हैं भित्तियों में। ठीक है, फिर पेप्टिक कोशिकाएं अथवा चीफ कोशिकाएं, इन्हीं मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्राव करती हैं। वयस्क में करती हैं प्रोरेनिन का और बच्चों में करती हैं, सॉरी वयस्क में करती हैं पेप्सिनोजन का और बच्चों में करती हैं प्रोरेनिन का। पेप्सिनोजन है जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। पेप्सिनोजन कैसा है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो HCl की उपस्थिति के कारण ये किस में बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन है जी आगे जाकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रोरेनिन है, ये क्या है, निष्क्रिय है। प्रोरेनिन है, ये निष्क्रिय अवस्था में है और HCl की उपस्थिति में, प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। पहले रेनिन में बदलता है, उसके बाद दूध का पाचन करते हैं।
दूध में प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं? केसिन बोलते हैं, केसिन। तो दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसे केसिन कहते हैं। तो ये दूध में प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? केसिन। तो केसिन है, केसिन है दूध में। रेनिन, रेनिन प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, रेनिन। और क्या पाया जाता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है। तो इनकी उपस्थिति में ये किसमें बदल देती है केसिन प्रोटीन को? कैल्शियम पेरा कैसिनेट में बदल देती है, कैल्शियम पेरा कैसिनेट। पेरा कैसिनेट में बदल देती है, कैल्शियम पेरा कैसिन। आपने देखा होगा छोटे बच्चे दूध पीते हैं, वो जब दूध अधिक हो जाता है, उनका पेट दब जाता है, तो बाहर दही निकालते हैं, वो कैल्शियम पेरा कैसिनेट होता है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? प्रोरेनिन पाया जाता है जी। सक्रिय एचसीएल की उपस्थिति में सक्रिय रेनिन में बदल देता है। अब रेनिन है जी दूध का पाचन करता है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है केसिन। केसिन है जी रेनिन की उपस्थितियों में और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में किसमें बदल देता है? कैल्शियम पेरा कैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। नेज कारक है जी, विटामिन बी 12 की कमी से एक रोग होता है जी, खून की कमी हो जाती है, इसे अरक्तता कहते हैं, अरक्तता कहते हैं, या इसे बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया या अरक्तता कहते हैं बी 12 की कमी से। इसकी बी 12 की कमी से एक रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं? अरक्तता। इसी को परनीसियस एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है। अब ये बोलस है, जो मुख्य गुहा से हमारे आमाशय में आया था। अब आमाशय में इन एंजाइम मिलेंगे, एचसीएल हो गया, प्रोरेनिन, जिससे प्रोटीन का पाचन होगा। इसके बाद जो खाना छोटी आंत में जाएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं काइम। तो पहले इसे नोट कर लें आप। चलिए इधर लिखे दें। जब खाना है आमाशय से छोटी आंत में जाता है, तो इसे काइम कहते हैं। जब खाना आमाशय से छोटी आंत में जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपन को पढ़ना है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की मेनली ग्रहणी भाग में, कौन से? ड्यूडेनम भाग में। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में तीन जगह से रस आता है। एक से आ गए पित्रस, अग्नाशय से आ गए अग्नाशयी रस, और छोटी आंत से क्या होते हैं? आंतीय रस निकलते हैं। ठीक है जी, तीन रस मिलकर आगे जाकर भोजन का पाचन करते हैं। तो एक रस से जो पित्रस आता है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें एंजाइम है ये एब्सेंट होता है, ओनली वर्णक पाए जाते हैं। पित्ररस में वर्णक पाए जाते हैं, एंजाइम नहीं पाए जाते, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ओनली वर्णक। दो प्रकार के वर्णक होते हैं पित्ररस में। पित्ररस में, पित्ररस है जी हल्का पीले रंग का, हल्का पीले रंग तथा हरे रंग का होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जी। पीले रंग का वर्णक है
इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन। और हरे रंग का वर्णक इसे बोलते हैं बिलीवर्डन। बिलीवर्डन। तो दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डन। जो हमारे मल का पीला रंग होता है उसे बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। लिखना हो लिखे मल का पीला, मल का पीला रंग पीला रंग किसके कारण होता है? बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। और पित्त में क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। जैसे पित्त लवण का कार्य क्या है? पित्त लवण है जी वसा का, वसा का पायसीकरण कहते हैं। वसा का, इसका मेन कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण है, सॉरी, वसा का इमल्सीकरण। तो पित्त लवण का कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या है? वसा के अणुओं को छोटे छोटे गोल बिंदुओं के रूप में तोड़ना, या वसा के छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही वसा का इमल्सीकरण है। इमल्सीकरण है वसा के कणों का, वसा के कणों का छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में तोड़ना। ठीक है। और क्या और कार्य इसका क्या है? वसा का एमल्सीकरण हो गया। दूसरा कार्य है इसमें लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। लाइपेज एंजाइम है, इसे क्या करना? सक्रिय करना। जो अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है इसे पित्त लवण है जी क्या करता है? सक्रिय करता है। क्योंकि लाइपेज एंजाइम है जो वसा की पाचन में सहायक होता है, यह एमल्सीकृत वसा पर ही कार्य करता है। ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है और वसा का एमल्सीकरण, इसके दो मुख्य कार्य है। ठीक है। और पित्त का पीएच कितना होता है? पित्त रस का पीएच है, पीएच है जी पित्त का, यह 7.5 से 8.5 होता है। और हम प्रतिदिन, चलिए इधर लिखे दे रहे हैं, प्रतिदिन 500 से 1000 लीटर क्या होता है? पित्त लवण, पित्त रस का स्त्राव होता है। ठीक है। और पित्त रस है ये क्या होता है? ये माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि ये कैसा है? हल्का क्षारीय है। ये कैसा है? क्षारीय है। तो जो आमाशय में भोजन होता है उसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और उसके बाद जो भोजन छोटी आंत में आता है तो पित्त रस उसे क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, माध्यम को क्षारीय बनाता है। पित्त रस और अग्नाशय रस मिलकर भोजन को क्षारीय बनाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अग्नाशय रस को। चलिए दोस्तों, इसके बाद पढ़ना है अग्नाशयी रस को। अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम होते हैं? इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस, अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए इसमें संपूर्ण एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं, एक होता है टिप्सिनोजन एंजाइम, काइमोटिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों एंजाइम है, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? ये सभी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। थोड़ी इनकी नाम है जी कठिन है, लेकिन एंजाइम के नाम है ऐसे ही रहेंगे। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सभी मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं और सभी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसके अलावा इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। एमाइलेज एंजाइम है जिस शर्करा का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करेगा। न्यूक्लियेज एंजाइम है जी न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है।
तो टिप्सिनोजन है जी, सभी कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। तो एक आंत की भित्ति से क्या होता है? एंटेरोकाइनेज स्रावित होता है। आंत की भित्ति से, आंतीय भित्ति से लिखना हो लिख लें से, आंतीय भित्ति से क्या होता है? एंटेरोकाइनेज स्रावित होता है। आंत की भित्ति से एंटेरोकाइनेज स्रावित होता है। जो एंटेरोकाइनेज है ये निष्क्रिय टिप्सिनोजन को सक्रिय किसमें? ये सक्रिय है। तो सक्रिय टिप्सिन में बदल देता है। तो टिप्सिनोजन निष्क्रिय टिप्सिनोजन को इनएक्टिव टिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें एक्टिव टिप्सिन में बदल देता है। अब ये ट्रिप्सिन है, ये काइमोटिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किसमें बदल देता है? काइमोटिप्सिन में। ये भी क्या है? सक्रिय हो जाता है। इसके बाद प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कि ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाता है। अब ये तीनों एंजाइम क्या हो गए हैं? सक्रिय हो गए हैं। ट्रिप्सिन, काइमोटिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम कैसे हो गए हैं? सक्रिय हो गए हैं। अब जो हमारे यहाँ से भोजन आता है उसे क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। तो काइम में क्या होता है? प्रोटीन, पेप्टोन अथवा प्रोटीओज, ये सभी प्रोटीन है। तो ये सब मिलकर ट्रिप्सिन, काइमोटिप्सिन अथवा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अब कैसे हो गए? सक्रिय हो गए। तो इनका ये पाचन किसमें कर देते हैं? डाइपेप्टाइड में कर देते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन अथवा प्रोटीओज का पाचन है ये ट्रिप्सिन, काइमोटिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की उपस्थिति में किसमें हो जाता है? डाइपेप्टाइड में हो जाता है। ठीक है, डाइपेप्टाइड में हो जाता है। अब इसके बाद एमाइलेज है, ये किसका पाचन करता है? शर्करा का। तो इसे और समझ ले। जैसे इसे शर्करा लिख लें या स्टार्च लिख लें, या इसी को पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड सभी एक ही नाम है। तो हमने पढ़ा था पहले कि मुख्य गुहा में 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है, तो अब बाकी कितने परसेंट बचा? 70% स्टार्च है जी। कहाँ पर होगा पाचन? इसका छोटी आंत में। तो इसमें कौन सा एंजाइम करता है? तो एमाइलेज एंजाइम। तो एमाइलेज एंजाइम है, ये शर्करा अथवा स्टार्च या पॉलीसैकेराइड का पाचन है, जी किसमें कर देता है? डाइसैकेराइड में कर देता है। किसमें कर देता है जी? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में कर देता है। ठीक है। अब उसके बाद लाइपेज है, लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। तो वसा है, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में जी किसमें बदल जाता है? डाइग्लिसराइड में बदल जाता है। डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड में बदल जाता है। तो आगे जाकर यही किसमें बदल जाता है? जी मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है। मोनोग्लिसराइड। ठीक है। तो बसा है लाइपेज की उपस्थिति में डाइग्लिसराइड, और आगे जाकर मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है जी न्यूक्लियस की उपस्थिति में। न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल
किसकी उपस्थिति में? न्यूक्लियस की उपस्थिति में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? ये न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है। न्यूक्लियोटाइड, फिर ये न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर न्यूक्लियोसाइड में बदल जाता है। तो ठीक है, अब हम समझेंगे पुनः एक बार अग्नाशय से। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसकी पीएच कितनी होती है? 7.8 होती है। ये भी माध्यम को क्या बनाती है? क्षारीय बनाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों कैसे होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और सभी मिलकर प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और न्यूक्लियस एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम है जो शर्करा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और न्यूक्लियस एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। अब छोटी आंत की, ये मेनली कहाँ पर होता है सब? ये गहनी भाग में होता है, ड्यूडेनम भाग में। तो छोटी आंत की भित्ति में, आंतीय भित्ति में एक एंजाइम स्रावित होता है, इसका नाम है एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज है जी, इन सभी को क्या करता है? एक्टिव करता है। तो ट्रिप्सिनोजन है जी निष्क्रिय अवस्था में है, एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ये किसमें हो जाता है? सक्रिय, ट्रिप्सिन में बदल जाता है। उसी प्रकार से काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में सक्रिय हो जाता है और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में सक्रिय हो जाता है। अब ये तीनों एंजाइम सक्रिय हो गए हैं। अब जो हमारे आमाशय से छोटी आंत में भोजन आता है उसे बोलते हैं काइम। तो काइम में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का भी पाचन करते हैं। अग्नाशय में प्रोटीन, अग्नाशयी एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का, शर्करा का, न्यूक्लिक अम्ल का, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन पेप्टोन अथवा प्रोटियो जो काइम में उपस्थित होता है उसका मिलकर है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ये डाइपेप्टाइड में बदल देते हैं। उसके बाद शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा। तो शर्करा अथवा स्टार्च या पॉलीसैकेराइड, इसका 30% पाचन है, ये हमारी मुख गुहा में हो जाता है। बाकी 70% पाचन एमाइलेज के माध्यम से किसमें बदल देता है? डाइसैकेराइड में होता है। वसा है, वसा, वसा किसकी उपस्थिति में? लाइपेज की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइग्लिसराइड और आगे जाकर मोनोग्लिसराइड में बदल जाता है। उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लियस की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा भोजन का पाचन, और छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता, छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमें पढ़ना है आंतरस से। हमारी छोटी आंत की गहनी भाग में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? आंतीय रस में एंजाइम निकलते हैं डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ये हमारे आंतरस में मौजूद होते हैं, जो भोजन की पूरी प्रक्रिया को अवशोषण योग्य और सरल योग्य पाचन कर देते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण हो जाए, क्योंकि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो आंतीय रस में मौजूद होते हैं डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज हैं, ये तीनों क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं, जो अपन ने अभी अग्नाशयी रस के द्वारा पढ़ा था कि वो डाइसैकेराइड में बदल देते हैं। तो ये क्या है? तीनों डाइसैकेराइड है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब हमें एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ना है, मतलब अग्नाशयी रस के एंजाइम द्वारा वो मतलब भोजन किसमें बदला था? प्रोटीन है, जो काइम में उपस्थित प्रोटीन था, ये किसमें बदल, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसमें बदल देता था? उसे डाइपेप्टाइड में बदलता था। तो डाइपेप्टाइड है जो और सरल इकाई के रूप में, जिससे अवशोषण हो सके, तो किसकी उपस्थिति में?
डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और उधर पर एमाइलेज एंजाइम ने स्टार्च को, जो 70% स्टार्च थी, उसे स्टार्च को किसमें बदला था, डाइसैकेराइड में बदला था। तो अभी डाइसैकेराइड पुनः और सरल इकाइयों में माल्टोज है, माल्टीज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में माल्टोज है जी, ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। लैक्टोज है, ये लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाता है। और सुक्रोज है, सुक्रोज किसकी उपस्थिति में, सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, जो हमारे अग्नाशयी रस के द्वारा स्टार्च का या पॉलीसैकेराइड का पाचन डाइसैकेराइड में हुआ था, वो डाइसैकेराइड अब छोटी आंत में किसमें बदल जाता है, इसमें ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल जाता है। उसके बाद अग्नाशयी रस की न्यूक्लिक अम्ल ने न्यूक्लिक अम्ल का पाचन है वो किसमें हुआ था, न्यूक्लियोटाइड में हुआ था, न्यूक्लियस की उपस्थिति में। तो इधर पर न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में बदल जाता है। और फिर न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में शर्करा और क्षारक के रूप में बदल जाते हैं। इसके बाद डाई या मोनोग्लिसराइड है, डाई या मोनोग्लिसराइड है, जो वहां पर अग्नाशयी रस में वसा का पाचन होता था जो लाइपेज की उपस्थिति में, तो वो किस में बदल जाता था, डाइग्लिसराइड में। तो अभी डाइग्लिसराइड आगे जाकर लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं छोटी आंत में क्या कौन से आंतीय रस होते हैं, डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये तीनों डाइसैकेराइड है, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब अग्नाशयी रस की एंजाइम द्वारा जो डाइपेप्टाइड है ये आगे जाकर डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ये डाइसैकेराइड है तीनों, ये माल्टोज क्रमशः माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लूकोज में, लैक्टोज है ये लैक्टोज की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रोज है जी सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल जाता है। उसी प्रकार जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन है वो अग्नाशयी रस के द्वारा किसमें हुआ था, न्यूक्लियोटाइड में हुआ था। तो आगे जाकर न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में बदल जाता है। और न्यूक्लियोसाइडेज है, ये आगे जाकर शर्करा और क्षारक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद डाई और मोनोग्लिसराइड है, जो लाइपेज का पाचन है, लाइपेज है, इसका पाचन किसमें हुआ था, लाइपेज वसा का पाचन डाई और मोनोग्लिसराइड में। तो लाइपेज की उपस्थिति में किसमें, वसीयम और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इसी के अनुसार छोटी आंत में पूरा पाचन हो जाता है और भोजन अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, केवल कुछ जल या औषधियों का क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। उसके बाद बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है, अब ये पचित है, अब इनका हमें क्या करवाना है, अवशोषण करवाना है। हम देखेंगे कि इनका अवशोषण कैसे होता है। उसके बाद कुछ बचे हैं इससे रोग, पाचन तंत्र के रोग, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर और ही, थोड़ी लंबा टॉपिक चलेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें एक बार। चलिए अब हमको देखना है जो हमने भोजन पचाया है उसका अवशोषण कहाँ कहाँ होता है। तो पचित उत्पादों का अवशोषण, तो सर्वप्रथम मुख में है जी, कुछ औषधियों का अवशोषण होता है। जिह्वा के जीभ के निचले की परत है या भित्ति होती है, बहुत पतली होती है, जिससे कुछ औषधि है वो अपन मुख में रखते ही सीधे रक्त गुहा में मिल जाती, रक्त में मिल जाती है। तो ठीक है, मुख में किसका अवशोषण होता है, कुछ औषधियों का होता है। इसके बाद आमाशय में जल का, शर्करा का और एल्कोहल का यानी दारू का। तो आमाशय में किस किस का अवशोषण होता है, जल का, शर्करा का और एल्कोहल का अवशोषण होता है। इसलिए जो लोग दारू पीते हैं उनका क्या हो जाता है, ये आमाशय में छाले पड़ जाते हैं। अपन ने देखा था कि इसकी वो
श्लेष्मा है, म्यूकोजा का स्त्राव कम हो जाता है, जिससे अम्लीय होने के कारण इसमें आमाशय में छाले पड़ जाते हैं, या जो कोई तीखा ज्यादा खाता है या दारू पीता है उसकी वजह से। और छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। जो पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं, जैसे जी पाचन की क्या है, अंतिम उत्पाद है। पाचन की अंतिम उत्पाद है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल या अमीनो अम्ल। जितने भी पाचन की अंतिम उत्पाद होते हैं उन सभी का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है, अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में संपूर्ण पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत है, बड़ी आंत में मेनली जल, खनिज और कुछ औषधि का अवशोषण होता है। जल का, खनिज, लवण का और औषधि का। बड़ी आंत का मेनली कार्य, इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें एक श्लेष्मा का स्त्राव होता है, श्लेष्मा का स्त्राव होता है जो अपचित पदार्थों को यानी मल को चिपकाने का कार्य करता है, जिससे हम मल त्यागने में सहायता होती है। और मल त्यागने से पहले मल है जो मलाशय में होता है। मल त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। ठीक है, बहिक्षेपण कहते हैं या इजेक्युलेशन या बहिक्षेपण कहते हैं। इसके बाद जो भोजन का अवशोषण होता है जो ऊतकों में होता है, इसके बाद ऊतकों में इसका क्या होता है, उपयोग होता है, हम इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण। जैसे अवशोषित पदार्थ का ऊतकों में पहुंचना और यहाँ इसका उपयोग होना। उपयोग होना, इसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ठीक है। स्वांगीकरण इसी को एसिमिलेशन भी कहते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है भोजन का अवशोषण। अवशोषण कहाँ पर होता है, सबसे पहले मुख में। मुख में किसका अवशोषण होता है, कुछ औषधियों का होता है जो जीवा के नीचे की परत होती है, ये भित्ति बहुत पतली होती है, सीधे रक्त में मिल जाती है कुछ औषधियां। आमाशय में जल का, शर्करा का और एल्कोहल का। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण अवशोषण होता है। जो भोजन के अंतिम उत्पाद होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल, इन सभी का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में मेनली जल, खनिज और औषधि का अवशोषण होता है। ठीक है। और इसके बाद भोजन है ये हमारे ऊतकों में पहुंच जाता है, जहाँ पर इसका उपयोग होता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की रोग। पाचन तंत्र की कौन कौन सी बीमारी होती हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें।